कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है, जैसे डाइन्स वगैरह होती हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन इसके अंदर क्या होता है, जैसे ओलिफेंस हैं या डाइईन्स हैं, तो ये जो है, ये भी जो अपनी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके, मतलब ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स द्वारा कैटेलाइज्ड होती हैं, ऑर्गेनो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड द्वारा कैटेलाइज अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए ये जो है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होता है, तो और उसका जो है वो मोनोमर के साथ संयोग करके, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे आप ले लीजिए CH2 RM, कोई सा मेटल है ये जो है ये किसी भी मोनोमेरिक यूनिट के साथ, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1,3 ब्यूटाडाइन ले लिया जैसे हमने, इसके साथ ये संयोग करके मोनोमेरिक कैटेलाइज्ड कंपाउंड बनाती है, जैसे R CH2 डबल बॉन्ड CH ये जो है, ये वाले जो है इस तरह के बॉन्ड से इंटरमीडिएट स्टेट है ये, तो इसमें क्या होगा कि ये जो है बंध आपके इसको इस तरह से ड्रॉ करिए, ये CH और ये, ठीक है, ये CH2 और ये मेटल, और ये इससे यहाँ पे अटैच होता है। तो अब इस पे क्या होता है, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे फिर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे भी डेल पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस पे डेल नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो है एक आपकी इंटरमीडिएट स्टेट होती है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो भी मोनोमर कैटेलाइज्ड कंपाउंड है, उसमें जो मोनोमर के जो कार्बन एटम है, मोनोमर का जो कार्बन एटम है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के मेटल से जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। मोनोमर का कार्बन एटम और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जो मेटल है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इसे कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब क्या होता है कि जो ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो वो जो है वो क्या बनता है, वो क्या हो जाता है, वो एक एक्टिव सेंटर की तरह से वर्क करता है, एक्टिव सेंटर की तरह वर्क करता है, और फिर जितनी भी जो नई आने वाली जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो उनको अट्रैक्ट करता है और वो वहां पर अटैच होती हैं। तो देखिए कैसे कि जैसे आपका ये बना कि R CH2 CH2 CH, सॉरी, ये CH CH2 इसको एक तरह से इसको आप सीधा ढंग से लिखिए, R CH2 CH2 CH CH2, और फिर जो है ये आपका मेटल, और मेटल जो है वो इससे अटैच होता है, और इनके बीच में वही, और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका बना। अब इसके बाद क्या है कि ये जो है ये किसके साथ, ये आपके फिर मोनोमर यूनिट लीजिए आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये क्या बनेगा, ये बन गया R CH2
CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH2 से और फिर वही CH2 CH CH, ये वही, फिर यहाँ पर ये CH2 और ये फिर मेटल, और ये मेटल किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये फिर ये वापस फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये चेन ये वाली जो चेन है ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये चेन चलती रहती है, और इस प्रकार का जो पॉलीमराइजेशन होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एक कैटलिस्ट है जो कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होता है, और आपसे जो है इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। वो है ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट, वो है ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट। ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या होता है कि ये जो है ये बहुत ही विशिष्ट प्रकार का जो है कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट होता है। ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट कैसा होता है, ये होता है कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट। ये जो है इसके अंदर ये जो है दो चीजों से मिलके ये बना हुआ होता है, दो कंपाउंड से मिलके बना हुआ होता है, जिनमें कि एक तो है ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। ठीक है, ये हो गया R3Al, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। और दूसरा होता है टाइटेनियम, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड यानी TiCl3, या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड भी हम ले लेते हैं। टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड है और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 भी हम इसमें ले लेते हैं। तो ये जो है दोनों जो अवयव हैं इसके, ये आपस में मिलके जो है एक उत्प्रेरक का निर्माण करते हैं, जिसे कि हम ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम है, ये ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम जो है ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये तो कैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग रहता है, और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहता है। और ये जो है दोनों आपस में मिलकर जो है बहुत जल्दी ही आपस में मिलकर जल्दी से जो है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और अब इसको आपको हम बताते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर जो है आपको बताते हैं कैसे, कि ये देखिए कि जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम ये आर 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 ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम हो गया। फिर ये जो है Cl, ये टाइटेनियम हो गया। और टाइटेनियम कैसा है, ये इससे इस तरह से जुड़ता है, और यहाँ से भी ये आप इसको डॉटेड लाइन से जोड़ें, और ये Cl और ये Cl। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार का ये एक स्ट्रक्चर बनता है। एल्यूमिनियम और ये है Cl, और ये इस प्रकार से इससे अटैच होता है। तो ये तो आपका हो गया ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, और ये टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड हो गया। ये जो है क्या आप इसको देखिए कि इसमें क्या हुआ, आर आर एल्यूमिनियम, और ये आपका फिर आर, और ये आपका Cl, और ये आपका टाइटेनियम, टाइटेनियम से अटैच हुआ, ये आर,
सॉरी ये Cl, ये Cl और ये Cl, तो इस पे तो क्या हो जाएगा, ये तो डेल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और इस पे क्या है, डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। अब ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट जो है, इसकी जो है ये बाईमेटेलिक मैकेनिज्म इसकी रहती है। इसमें क्या होता है कि जब उत्प्रेरक, इसमें क्या है, एक को तो हम उत्प्रेरक कहते हैं, दूसरे को हम सह उत्प्रेरक कहते हैं। जिससे कि ट्राई एल्क्यू जो है अपना ये टाइटेनियम ट्राई क्लोराइड जो है, टाइटेनियम क्लोराइड जो है वो तो कहलाता है कैटलिस्ट, और जो ये है ये तो कहलाता है कैटलिस्ट, और दूसरा जो है ये कहलाता है को कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होता है कि जब अपन किसी भी कैटलिस्ट को और को कैटलिस्ट के अवयवों को जो हम आपस में मिलाते हैं, तो जो है जो ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम जो है वो ट्राई ये टाइटेनियम क्लोराइड की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाती है, केमिजॉर्प्शन हो जाता है उसका। किसका, जो आपका R3Al जो है वो जो है वो टाइटेनियम क्लोराइड की सरफेस पर उसका जो है वो केमिजॉर्प्शन हो जाता है, केमिजॉर्प्शन। तो ये इसमें मैकेनिज्म रहती है कि ये जो है इसकी सरफेस के ऊपर इसका केमिजॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये तो इसका इसकी रही मैकेनिज्म। तो क्या होता है कि जब ये कॉम्प्लेक्स बना, तो कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो फिर एक्टिव सेंटर की तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब जहां एक्टिव सेंटर होता है वहां पर क्या होता है कि मोनोमेरिक यूनिट जो होती है वो एक्टिव सेंटर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती है। मोनोमर यूनिट्स जो होती हैं वो एक्टिव सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और टाइटेनियम जो है वो उसका तो कार्बन के साथ वो आकर्षित होकर वहां बॉन्ड बना लेती हैं। और आप ये देखिए, देखो कैसे होता है कि आपको ये आपका हो गया Al, ये R है, ये Cl है, और ये आपका ये टाइटेनियम है, और ये इस तरह से ये आप अंडरस्टूड है कि ये यहाँ पे तो क्लोराइड है और इस पर एल्काइल ग्रुप्स लग रहे हैं। तो क्या होता है कि ये जो है अब मोनोमर यूनिट लीजिए आप, तो मोनोमर यूनिट क्या हुई, मोनोमर यूनिट आप ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। मान लीजिए आपने ये मोनोमर यूनिट ली, तो क्या होता है कि अभी जैसे आपको बताया कि जो एक्टिव सेंटर बना, तो मोनोमर यूनिट जो है ये जो है वो इस जगह पर अटैक करती है, मोनोमर यूनिट। और क्या होता है कि ये जो है यहाँ से R और इसका जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, टाइटेनियम और एल्काइल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है वो यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है। तो ये ब्रेक होने के बाद क्या होता है, यानी ये जो अपना बना, इसका अटैक इस पोजीशन पर हुआ, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ जाता है, देखो आप कि यहाँ से जब ये R से बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, ये R था, तो ये तो इस पर तो आ जाता है नेगेटिव चार्ज R के ऊपर। ये आपका R के बाद ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, ये आपकी दोनों है ही सही, और इसके बाद ये Cl, इसके बाद ये टाइटेनियम, टाइटेनियम के भी आपके ये दो हैं ही, और टाइटेनियम के साथ क्या हुआ, टाइटेनियम पे आया धनावेश, और टाइटेनियम से क्या जुड़ा, टाइटेनियम से ये जुड़ गया आपका CH2 CH और ये CH3। ठीक है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये आपका जो है इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। अब क्या हुआ, टाइटेनियम जो आयन था वो मोनोमर यूनिट से पाई इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और जबकि R जो है, ये R जो है ये क्या करता है, R जो है वो मोनोमर यूनिट्स के जो है इसमें क्या है, वो इसके जो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो पोर्शन है उसके संग अटैच हो जाता है। ठीक है, ये तो टाइटेनियम तो क्या करता है
कि मोनोमर यूनिट से पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है और टाइटेनियम, और आर जो है वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट है वो उससे अटैच हो जाता है यहाँ से। तो अटैच होने के बाद देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन है। तो ये क्या हुआ, ये कैसे बना कि आर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से दो ये जुड़े हुए हैं, Cl, फिर ये टाइटेनियम, ये टाइटेनियम से भी दो जुड़े हुए हैं क्लोराइड आयन, और ये जो है आपका CH2, और फिर ये बॉन्ड आएगा ये वाला CH, और ये आपको दिखाई दे रहा था कि ये जो ये वाला जो CH है ये इससे यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ये अटैच हो गया, और ये मिथाइल ग्रुप जो है ये आपका ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये होती है इंटरमीडिएट स्टेज, ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और इंटरमीडिएट फॉर्म होने के बाद फिर जो है ये रीअरेंज होकर और ये जो है अपना फाइनल प्रोडक्ट बना लेता है। कैसे, देखो आप, ये हो गया CH2, ये एल्यूमिनियम, ये टाइटेनियम, इसके ये दो, ये और ये Cl, ये बना, और इसके बाद ये आपका CH था, और R जो है वो रीअरेंज होकर क्या हुआ कि ये R और ये मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो रीअरेंज होके जो है वो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। अब क्या है कि वापस जो एक्टिव सेंटर है, दूसरी मोनोमेरिक यूनिट जो है, यानी जो मोनोमेरिक यूनिट थी आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH3 जो था, ये आपकी जो मोनोमेरिक यूनिट थी, ये फिर उस पे एक्टिव सेंटर पे अटैक करेगी, और इस तरह से चेन जो है प्रोपेगेट होती चली जाएगी। और ये जो है आपका ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट जो है उसकी सहायता से, जो आपने ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट बना, उसकी आपने ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर उसकी आपने ये मैकेनिज्म देखी कि वो किस मैकेनिज्म के तहत काम करता है। यानी कि उसमें आपने देखा कि इसको हम कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट कहते हैं। दो इसमें उत्प्रेरक यानी एक कैटलिस्ट और एक को कैटलिस्ट जो है आपस में अटैच होके एक उसमें इसकी R3Al का जो है इसकी सरफेस पे केमिजॉर्प्शन होता है, एक एक्टिव सेंटर क्रिएट होता है। एक्टिव सेंटर जो है वो मोनोमेरिक, उस एक्टिव सेंटर में मोनोमेरिक यूनिट अटैक करती है, और किस प्रकार फिर वो रीअरेंज होकर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, और किस प्रकार फिर वो जो है आपका रीअरेंज होकर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एंड फाइनली इस तरह से चेन जो है वो प्रोपेगेट होती रहती है, और आपके जो है पॉलीमेरिक कंपाउंड्स या पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स जो है वो बनते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस आज आपने जो है इसकी मैकेनिज्म के बारे में आपने पढ़ा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, और आज आपने कैटायनिक पॉलीमराइजेशन देखा, एनायनिक पॉलीमराइजेशन देखा, आपने कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन देखा, और ज़ीग्लर-नाटा कैटलिस्ट का कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर किस तरह से अपन उसको यूज कर सकते हैं, वो आज आपने अच्छी तरह से समझा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कोपॉलीमराइजेशन और दूसरे टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।